दोस्तों, यह वीडियो केवल उनके लिए है जो वाकई में जीरो लेवल से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने बिना अंग्रेजी स्ट्रक्चर को लर्न किए अंग्रेजी कैसे बोली जाती है सिखाया है और साथ ही बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग और सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित ही अंग्रेजी में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि वीडियो पूरी तरह समझ में आए। अगले वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो के आधार पर 50,000 सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। लेट्स बिगिन। कोई भी सेंटेंस दो भागों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस में जिसकी बात की जाती है वह सब्जेक्ट होता है और जो बात की जाती है उसका प्रेडिकेट होता है। जैसे राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है और क्रिकेट खेल रहा है प्रेडिकेट है। एक और उदाहरण लेते हैं, वह मेरा दोस्त है। इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है और मेरा दोस्त है प्रेडिकेट है। अतः सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से प्रारंभ होता है जिसमें सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब और फिर एक्शन या नो एक्शन होता है। हेल्पिंग वर्ब वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हमें समय का आभास होता है। जैसे राहुल क्रिकेट खेल रहा है में है शब्द बता रहा है कि एक्शन वर्तमान यानी उस समय का है जो है। राहुल क्रिकेट खेल रहा था में था शब्द यह बता रहा है कि बात पास्ट या भूतकाल की हो रही है जो समय गुजर चुका है। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग आई के साथ व बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा आई और यू को बहुवचन बताया जाता है जो गलत है। हो सकता है आपके टीचर द्वारा भी आपको यही बताया गया होगा। आई या यू को प्लूरल या बहुवचन बताए जाने पर एक ही कारण सामने आता है, प्रॉपर नॉलेज का ना होना। चलिए इसे समझते हैं। किसी भी भाषा में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो बोलने वाला अपने लिए यूज़ करता है, जैसे मैं और हम, जिसमें मैं एक वचन होता है और हम बहुवचन। अंग्रेजी में मैं को आई और हम को वी बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन जिससे बोलता है वह सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन के लिए तुम या आप शब्द प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में तुम या आप को यू बोला जाता है। एक व्यक्ति की बात होती है तब यू एक वचन होता है और जब एक से ज़्यादा की बात होती है तब यू बहुवचन होता है। जैसे यदि मैं किसी एक व्यक्ति से पूछूं तुम कैसे हो, तो यहाँ पर यू सिंगुलर या एक वचन है, और यदि एक से अधिक व्यक्तियों से पूछूं कि आप कैसे हैं, तो यहाँ पर यू बहुवचन होता है, अर्थात यू एक वचन व बहुवचन दोनों होता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन होते हैं, अर्थात जिसकी बात की जाती है वह थर्ड पर्सन होता है। जैसे यह, वह, ये, वे। अंग्रेजी में वह पुरुष के लिए ही, वह स्त्री के लिए सी और यह पदार्थ के लिए या छोटे जीवों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इन सभी का बहुवचन वे को अंग्रेजी में दे कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें इशारा करने की आवश्यकता होती है कि वस्तु पास में है या दूर है। बिना इशारे के इन सब्जेक्ट्स को नहीं बोला जाता है। जैसे यह को अंग्रेजी में दिस बोलते हैं और यह शो करता है कि वस्तु पास में है। वह को अंग्रेजी में दैट बोलते हैं और ये शो करता है कि वस्तु दूर है। ये को अंग्रेजी में दीज बोलते हैं और ये शो करता है कि वस्तुएं एक से ज़्यादा हैं और पास हैं। दोज ये अंग्रेजी में वे के लिए प्रयोग की जाती हैं और इसका मतलब होता है कि वस्तुएं एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और सभी प्लूरल्स
या बहुवचन सब्जेक्ट को छोड़कर जो सब्जेक्ट बचते हैं सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आई और यू को छोड़कर बाकी सभी सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। आई को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और यू को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, दिस, दैट सभी सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस शामिल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट समझा जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, दिस, दैट सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको इस का प्रयोग करना है, आई के साथ में एम का प्रयोग करना है और बाकी के साथ में आर का प्रयोग करना है। आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, सी इज, इट इज, they are, this is, that is, these are, those are, मुकेश is, मुकेश and राहुल are। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके इसे समझते हैं। मैं एक लड़का हूँ। I am a boy। हम दोस्त हैं। We are friends। तुम मेरे भाई हो। You are my brother। वह मेरा भाई है। He is my brother। वह मेरी बहन है। She is my sister। यह ठंडा पानी है। It is cold water। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ठंडा पानी एक मैटर है, पदार्थ है, इसीलिए यहाँ पर इट का यूज़ किया गया है। इट इज़ कोल्ड वाटर। वे छात्र हैं। दे आर स्टूडेंट्स। यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक। ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स। वह तुम्हारा पेन है। दैट इज़ योर पेन। वे तुम्हारे पेन हैं। दोज आर योर पेन्स। लोकेश मेरा दोस्त है। लोकेश इज़ माई फ्रेंड। सुरेश और मुकेश भाई हैं। सुरेश एंड मुकेश आर ब्रदर्स। दोस्त सेंटेंस के प्रकार को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, कार्य के आधार पर बेस्ड ऑन फंक्शन एवं संरचना के आधार पर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। कार्य के आधार पर सेंटेंस निम्न प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव सकारात्मक, जैसे वह गाना गाता है। नेगेटिव नकारात्मक, जैसे वह गाना नहीं गाता है। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, जैसे क्या वह गाना गाता है या फिर वह गाना कब गाता है। इम्परेटिव आदेशात्मक, जैसे गाना गाओ। ऑपरेटिव इच्छावाचक, जैसे आपकी उम्र लंबी हो। और नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी, जैसे वाह वाह क्या गाना गाया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें बोलने वाले की भावना प्रदर्शित होती है। संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इन तीनों प्रकार के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से सीखेंगे। अब हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं रटाऊंगा, पर आपको एक फैमिली के बारे में बताऊंगा जिसमें 3 लोग हैं, साहिब, बीबी और गुलाम।
जहाँ साहिब का मतलब सब्जेक्ट और गुलाम का मतलब हेल्पिंग वर्ब और एक्शन का मतलब बीवी से है। हेल्प करने वाले मतलब हेल्पिंग वर्ब को साहिब और बीवी के बीच में रखा जाता है ताकि वो साहिब और बीवी दोनों की हेल्प कर सके। फैमिली के बढ़ने पर बच्चे की एंट्री होती है और यहाँ पर बच्चा नॉट है, तो आप बताइए बच्चे को कौन संभालेगा? हाँ, नौकर और बीवी, गुलाम और बीवी। इसलिए नॉट की पोजीशन इस तरह से होगी, सबसे पहले साहिब यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी गुलाम, उसके बाद नॉट यानी बच्चा और उसके बाद एक्शन यानी बीबी। यदि कोई व्यक्ति इस घर का दरवाज़ा नॉक करता है तो दरवाज़ा खोलने के लिए नौकर जाता है। नौकर इसलिए दरवाज़ा खोलने जाता है क्योंकि उसको हाँ या ना में जवाब देना है। मतलब यदि वो व्यक्ति पूछेगा कि साहब अंदर हैं तो हाँ या ना में जवाब देने वाला नौकर ही होगा। यदि वो पैसे देने आया है तो हाँ साहब अंदर हैं, और यदि वो पैसे लेने आया है तो नहीं साहब अंदर नहीं हैं। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि आंसर यस या नो में हो तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी गुलाम को रखना होता है, उसके बाद साहब यानी सब्जेक्ट और उसके बाद बीवी यानी एक्शन को रखा जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन का आंसर यस या नो में ना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के पहले वॉचमैन को रखते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसको, किसका, एटसेट्रा। चलिए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल इज अ गुड बॉय। यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और अ गुड बॉय नो एक्शन है। राहुल अच्छा लड़का नहीं है। राहुल इज नॉट गुड बॉय। यहाँ पर नॉट को हेल्पिंग वर्ब और नो एक्शन के बीच में रखा गया है। क्या राहुल एक अच्छा लड़का है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में है, इसलिए इसमें हम नौकर को आगे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। तो इज राहुल अ गुड बॉय? राहुल अच्छा लड़का क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं है, इसीलिए हमें इस सेंटेंस के आगे वॉचमैन को करना होगा। वॉचमैन मतलब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्यों है, तो क्यों को अंग्रेजी में वाई बोलते हैं, तो वाई इज राहुल अ गुड बॉय। कुछ फैमिलियों में एक से ज़्यादा नौकर रखे जाते हैं, अर्थात कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा पार्ट से मिलकर बनता है। तो ऐसी स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट पहले आता है वही मूवेबल होता है, उसी को हम आगे पीछे करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट से मिलकर बनता है तो हम नॉट यानी बच्चे को उन दोनों के बीच में रखते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में केवल पहला पार्ट ही सब्जेक्ट के आगे पहुंचता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट ही सब्जेक्ट के आगे पहुंचता है, जबकि दूसरा पार्ट बेगम या एक्शन या नो एक्शन के पास स्थित होता है। दोस्तों, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस में केवल उदाहरण के लिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बदलना सिखा सकूँ। शाम को 5 बजे मैं फिल्म देख रहा होऊंगा। आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी एट 5 PM। यहाँ पर शैल बी हेल्पिंग वर्ब है जो दो भागों से मिलकर बनी हुई है। अब हम इसे नेगेटिव में चेंज करते हैं। आज शाम को 5 बजे मैं फिल्म नहीं देख रहा होऊंगा। I shall not be watching a movie at 5 PM। इस सेंटेंस में मैंने नॉट का प्रयोग shall और be के बीच में किया है। क्या मैं आज शाम को 5 बजे फिल्म देख रहा होऊंगा? Shall I be
वॉचिंग अ मूवी एट 5 PM टुडे। यहाँ पर मैंने सेल वी के हेल्पिंग वर्ब का केवल एक ही पार्ट जो सेल है को बाहर निकाला है, बाकी बी पार्ट एक्शन के साथ में मौजूद है। तो अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। दोस्तों, यदि आप बाकी में जीरो लेवल से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखें। मैंने सभी वीडियो में कुछ ना कुछ नया दिया है और किसी भी वीडियो में कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं किया है। आपको स्क्रीन पर जो 2 स्क्रीन दिखाई दे रही हैं उनमें से किसी भी एक स्क्रीन को सिलेक्ट कीजिए और मेरे पुराने वीडियो में पहुंच जाइए। आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने इज एमआर का प्रयोग सीखा। अगले वीडियो में हम इज एमआर से बनने वाले 50,000 सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 50 लोगों को शेयर करें। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। Take care and keep on watching. Bye friends.